अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाज़रीन, सियासी पारा हाई हो गया है और यूं लग रहा है कि हुकूमत की जो कुर्सी है वो डगमगा गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शायद उसकी कोई एक टांग भी टूटने वाली है, क्योंकि सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो बढ़ती चली जा रही है, इश्तियाल अंगेज़ होती जा रही है। मैं आगाज़ कर लेती हूँ शर्जील मेमन साहब की बात से, जो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मसला नहीं है। उन्हें अगर कोई शिकवा है तो अपने चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से है और उन्हें वहीं पर उसे डील करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब अज़मा बुखारी का स्टेटमेंट सामने आया है और ये लगता है इस तरह कि सियासी मैदान से ये लड़ाई सियासी रहनुमाओं के घरों में दाखिल हो गई है, क्योंकि अज़मा बुखारी ये फरमा रही हैं कि बिलावल भुट्टो हुकूमत की जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ हैं और वो रहनुमा हैं जिनकी घर में अपने वालिद से नहीं बनती है। तो ये जो सूरत हाल इख्तियार होती जा रही है सियासी मंजरनामे में, ये कुछ बेहतर नहीं है और इसके असरात भी भयानक हो सकते हैं। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं बिरजाद शहजाद हुसैन भट्ट साहब। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा कमर जमान काहिरा साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत है। सर, ये सियासी इत्तेहाद क्या इस तरह का होता है? पहले हमारे इख्तलाफात की बुनियाद बनी थी वो रवैया जो माने था उस मुआहदे पे अमल दरामद ने जो हमारा दोनों जमातों के दरमियान तय हुआ, क़यादत ने तय किया। जब हुकूमत साजी हुई तो एक वायदा हुआ था, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन हम गिले शिकवे करके हम हुकूमत का साथ देते चले आ रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क किसी नए बहरान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अब जो मौजूदा सूरत हाल बनी है ये और ज्यादा अफसोसनाक है कि हमारी क़यादत ने और हमारे साथियों ने जो मशवरे दिए, जब फ्लड आया तो उस फ्लड की सूरत हाल में बिलावल साहब ने पंजाब हुकूमत की भी तारीफ की और वज़ीर आज़म साहब से बात की, उनको मशवरा दिया, उनको राय दी। राय देना सियासी जमातों का हक है, हम तो इत्तेहादी हैं और उस राय का वजन भी होता है, होना भी चाहिए। लेकिन हमारी उस राय पे सीखपा हो गई पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि आप ये कह रहे थे कि फ्लड के फौरन बाद इमीडिएट रिलीफ जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक आजमूदा टूल है, आजमूदा जरिया है। लेकिन कायरा साहब, ये तो वो बुनियादी मसला हो गया ना जिससे ये सारा फसाद पैदा हुआ। मुझे ये बताएं कि शर्जील साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को गालिबन वजीर आजम से कोई मसला है, तो वो कौन सा मसला है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता जी कि उन्होंने ये बात किस रेफरेंस में कही है, ये क्यों कही है, किसी सवाल के जवाब में कही है या उनका अपना ये ख्याल है। लेकिन जब शिद्दत बढ़ जाती है, जब तलखी बढ़ जाती है और डायरेक्टली आप हमारी मशावरत को अगर डायरेक्टली यानी हम फ्लड के जो रिलीफ प्रोग्राम है उसके तरीकाकार के ऊपर तजवीज दे रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, आपने उसको सिंध की पंजाब के ऊपर तनकीद का इल्जाम लगा दिया, कभी पानी का इशू छेड़ दिया, उसके हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दिए हैं। अब अगर फिर भी आपका रवैया और लहजा यही रहे कि हम उंगली तोड़ देंगे, आंख निकाल देंगे, छोड़ेंगे नहीं, फलां कर देंगे, और यानी आप किसी दूसरे फर्द को, अपोजिशन को या अपने किसी साथी को या पंजाब के दीगर लोगों को आप ये हक देने से इनकार कर रहे हैं कि वो बात नहीं कर सकते, वो क्या आपकी किसी पॉलिसी पे तनकीद नहीं कर सकते। हम तो तनकीद भी हुकूमत साजी पे या हुकूमत पे नहीं कर रहे थे, आपके एक पहलू पे कर रहे थे और वो ये था कि कैश ग्रांट दी जाए फौरी तौर पे और एक आजमूदा तरीकाकार पे। उस पे आपने अगर ये लहजा इख्तियार किया तो जवाब में फिर तलख लहजे तो हो ही जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तलख लहजों का फायदा नहीं, नुकसान होगा और ये बात दोनों तरफ को समझनी चाहिए और खास तौर पे हुकूमत को समझनी चाहिए। जी, हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं कायरा साहब, और वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। कायरा साहब, मैं तो आपसे सीधी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मशावरत सीएम पंजाब नहीं मान रही, यहाँ तक ठीक है, वो कहती है कि पानी का मसला है, मेरा पानी की तकसीम वफाक ने कर दी हुई है, अब मेरी मर्जी इस पानी की नहरें मैंने कैसे निकालनी है।
और दूसरी इनकम जो बेनिफिट सपोर्ट कार्ड वाली बात है वो भी बात आई है सामने। मैं आपसे सीधा ये किबला जानना चाहता हूं कि जब इस लेवल पर लड़ाई चल गई है, शर्जील मेमन की गुफ्तगू बहुत हार्ड हो गई है, और आप जैसा सियासतदान जिसकी मेरे पास खबर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने गुज़श्ता रोज प्रोग्राम में भी कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को मलेशिया जाने से पहले यह कहा है कि राजा परवेज अशरफ और कमर ज़मान कायरा की तारीफ की करते हुए उन्होंने कहा था कि जो आज़ाद कश्मीर में ये काम करके आए हैं ये बड़ा खुशशाइन काम है। तो जब ऐसे हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आप लोगों के बारे में पॉजिटिव चीज जा रही है, तो वाई नॉट ये मामलात बिलावल जरदारी साहब और नवाज शरीफ और सागदार के लेवल पे क्यों नहीं हो रहे? क्यों उस्मा बुखारी, क्यों शर्जील मेमन, वाई सर? दोनों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो कि मैंने कहा ना, जब एक लफ्जी जंग शुरू होती है, आप एक जमात पे तनकीद करेंगे, वो जवाब में 2 लफ्ज और कर देंगे, आप उसके जवाब में 4 लफ्ज और कर देंगे, तो बात बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारी जमात ने जिस दिन कौमी असम्बली में बायकाट किया, उस दिन इसहाक डार साहब बाहर से तशरीफ लाए थे, उन्होंने और स्पीकर साहब ने और बाकी सीनियर गवर्नर सनाउल्लाह साहब ने, सीनियर क़यादत ने, मुस्लिम लीग, ये बैठे और उन्होंने कहा कि ये लफ्जी गोलाबारी बंद करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम बैठ के दोनों तरफ को समझाएं। लेकिन उसके जवाब में उसी दिन चकवाल में फिर वही लहजा, फिर वही जबान इस्तेमाल की गई। मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम साहिबा को गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप अपना लहजा जो है वो तल्ख ना करें, आप एक तो बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, अगर इन्हीं अल्फाज में आपको मुखातब किया गया तो ये बहुत नामुनासिब होगा। लेकिन ये वक्त आ सकता है। कलामी माफ कमर ज़मान कायरा साहब, ये नहरों का जो मसला मैंने आपसे अभी अर्ज किया है, मैं उसी पे क्या ये उसका इस्तेमाल नहीं? सुन लिया, ये सवाल मैंने सुन लिया ना, मुझे बोलने दीजिए, मैं उसके ऊपर आने लगा हूँ। तो अर्ज ये है कि उसको फिर आपने वही सवाल रिपीट किए। अब नहरों पे आ जाइए, मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ डायरेक्टली। शुक्रिया। नहरों के इशू पे किसने एतराज किया? सबसे पहले पीपल्स पार्टी पे एतराज हुआ, और सिंध की कौम परस्त जमातों ने सबने इकट्ठे होकर जुलूस निकाले, वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कि जी आप तो वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं और वो नहरें निकालने की बात कर रहे हैं और हमें एतमाद में नहीं ले रहे, लिहाजा आप उनसे मिले हुए हैं और आपने सिंध के हकूक बेच दिए हैं। ये आपके इल्म में है ना कि वहां जुलूस निकले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पार्टी के खिलाफ जुलूस निकले। तो पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पानी की तो पहले किल्लत है, ये फ्लड आने से पहले जो हमारा सूबाई शेर है उस शेर में पानी कलील हो गया, थोड़ा हो गया है, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। तो सिंध हुकूमत ने आपसे पूछा, बिल्कुल आपका हक है, नहरें निकालना आपका हक है, पानी के रिजर्वायर बनाना सबका हक है, बनाइए, सही, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार है, उसको उसके ऊपर चलना होगा। लॉ एंड रेफेरियंस आपने उनको मुतमईन करना है। जिस तरह हिंदुस्तान कोई काम करता है इन दरियाओं पे, तो हम कहते हैं पहले हमें मुतमईन करो। आपने, सिंध गवर्नमेंट ने आपसे सवाल किया पंजाब गवर्नमेंट से, उस सवाल का जवाब नहीं दिया, गालियां दी जा रही हैं। सवाल क्या था कि आपने, जब आपके शेर का पानी पहले ही पूरा नहीं पंजाब में हो रहा, शॉर्टेज है, तो आप ये फरमाइए कि आपने कौन कौन सी नहरों से पानी लेके इन नहरों में डालना है, किस किस जिले का पानी आप कट करेंगे, क्योंकि आपके पास फालतू पानी नहीं है, कोई फालतू रिजर्वायर नहीं बना। ये सवाल जवाब तलब है ना, उसका जवाब देने की बजाय आप कहें मेरी मर्जी, मैं चाहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कोई तरीकाकार है? अभी इस प्रीवियस बजट में जो चंद महीने पहले पास हुआ, उस बजट के अंदर पाकिस्तान के अवाम को दी जाने वाली सब्सिडियों पे कदगने लगी, क्योंकि IMF की शर्त थी। एक वाहिद प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि 200 अरब रुपया उस मद में इजाफा किया गया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है। हमने तजवीज ये दी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, रमजान पैकेज भी पंजाब में दिया गया, इसी के तहत BISP के तहत ये रमजान पैकेज पंजाब में भी तकसीम हुआ, इससे हम कोई भी इनहराफ नहीं कर रहे। तमाम इससे पहले जो आए थे फ्लड, उसमें भी हुआ सर। लेकिन एक बात
सर एक बात बता दें कि नवाज शरीफ इस वक्त ये एग्रेशन कम करने में कामयाब हो जाएंगे, वो अपनी बेटी को समझा पाएंगे? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर उन्हें समझाएंगे तो बिल्कुल वो समझेंगे, उनको समझना होगा। यानी मेरी जबान या किसी और की जबान या सदर साहब की जबान तो शायद वो ना समझे ना तो नहीं, लेकिन अपने वालिद की जबान तो बहरहाल उनका एहतराम करती हैं और मुझे नहीं कोई शक इसमें कि अगर मियां साहब उन्हें कहेंगे तो वो, हाँ, अगर उनकी मरियम साहबा की ये कोई सियासी मजबूरी हो या सियासी उनका एक वो हथियार हो तो ये और बात। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब में खुसूसी वक्त दिया, क्योंकि सियासी मैदान में काफ़ी तपिश महसूस की जा रही है और दोनों एंड से कोई भी पार्टी बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको गिनवाने के बजाय अगर पाकिस्तान की मुनासिबत से बात की जाए तो फिर ये जो अभी हम रवैया देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल हीट देख रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ग्रीन चिट मिलने के बाद अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत का दौरा करेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद ये उनका 4 सालों में इंडिया का पहला बाज़ाब्ता तौर पर दौरा होगा। अगर हालात और वाक़यात की रोशनी में कहा जाए तो पाकिस्तान और चीन की बढ़ती क़ुर्बतों को ज़ायल करने के लिए ये इक़दाम उठाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत की जानिब से बेपरकी बयानात भी सामने आ रहे हैं। जबकि ISPR ने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि दिस टाइम वी विल शैटर द मिथ ऑफ जियोग्राफिक इम्यूनिटी हिटिंग द फारदेस्ट रीचेस ऑफ इंडियन टेरिटरी। India must know that if the situation comes, the erasure will be mutual। और ये महज अल्फाज नहीं है, अगर ये अमल में आते हैं तो भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी मामले पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेट हैं और फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे कि शुक्रिया आपका। सर, ये देखें कि भारत की जानिब से, भारत के आला ओहदेदारों की जानिब से नॉनसेंस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं जिसका ISPR ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर समझ ये नहीं आ रही है कि भारत 6 माह के दौरान क्या वो स्ट्रेंथ हासिल कर सका है कि वो इस किस्म की धमकियां पाकिस्तान को लगा रहा है? जी, उनके मसले अंदरूनी खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछली जो 4 दिन की जंग थी उसमें उनको शिकस्त हुई है। वो अपने लोगों को दिखाने के लिए इस किस्म की ये रेकलेस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं। इनका मतलब अंदरूनी डोमेस्टिक ओपिनियन को अपीज करना है, पर हमने खबरदार रहना है, क्योंकि भारत की कोशिश यही होगी कि कोई मौका ढूंढ कर पाकिस्तान को इससे बदला लें। जो ये 4 दिन की जंग में उनको शिकस्त हुई है, इसका बदला लेने की उनकी ख्वाहिश तो है। अब वो हमने खबरदार रहना है, और अगर इन्होंने कुछ इस किस्म की हरकत वापस से की तो फिर हमने फिर जवाब देना होगा। तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें तो तैयार रहना ही चाहिए मुनीर अकरम साहब। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मैं व्हाट्सएप से भी पूछना चाहती हूँ कि उनको क्या लगता है, क्या कोई आलमी बरादरी भारत की जानिब से आने वाले इन अहमकाना स्टेटमेंट्स को बगौर जायजा ले रही है? देखिए मुनीज़े, भारत की जो बात आप कर रही हैं वो इस वक्त बिल्कुल दीवाना हो गया है। मतलब कि मुनीर अकरम साहब के होते हुए जिनका शुमार लोग पाकिस्तान के इंतहाई बाखबर लोगों में होता है, मैं क्या बात कर सकता हूं। लेकिन एक बात करके मैं मुनीर अकरम साहब के पास जाऊंगा कि भारत का मेंटल लेवल जो है वो सिर्फ ये चेक करें कि उन्होंने किया क्या है। 8 बकरियों को हलाक कर दिया है, 54 की टांगें तोड़ दी हैं। होता यह है कि हमारे जानवर कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, ये और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने पाकिस्तान की 54 बकरियों की टांगे तोड़कर 8 बकरियों को हलाक करके लुटियां डाली हैं कि जी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस बंदे का मेंटल लेवल ये हो कि वो अपना गुस्सा बकरियों में उतारे, तो क्या भारत में बात करूं। सीधा आपको लेके चलता हूं मैं इस्राइल और गजा। काबिल एहतराम मुनीर अकरम साहब, आप मुझे ये बताएं कि 137 शुरका इसराइली कैदी रिहा होकर इस वक्त इस्तांबुल
पहुंच चुके हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक 300 से ज़ायद रज़ाकार बदस्तूर इसराइली जेलों में कैद है। हजूर, ये हमें आसान ज़बान में समझा दे कि इसराइल क्या चाहता है। वो खुद ये सोचेगा हमारा तो उससे कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे तो पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं है। अब क्या इसराइल ये तो नहीं सोच रहा कि हम मुश्तरका दोस्तों की मदद से अपने बंदे रिहा करा ले, या डायरेक्टली उससे खुद अपील करेंगे? होगा क्या, हमें ये समझाए। जी होगा तो जो पहले भी हुआ है, इस किस्म की जो फ्लोटिलास पहले जो कोशिश की है गाजा की एम्बार्गो को तोड़ने के लिए, उसमें उन्होंने कब्जा किया लोगों पर। पिछली मरतबा तो तुर्की का जहाज था, उस पर उन्होंने हमला किया, 8 लोग मारे थे। इस वक्त भी उन्होंने गिरफ्तार किया है लोगों को, पर उनको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ तो देंगे, पर जो फ्लोटिला का जो मतलब था कि इमदाद पहुंचाई जाए गाजा के फ़लस्तीनियों को, वो पूरा नहीं हुआ है, और इजराइल का एम्बार्गो अभी तक जारी है। तो ये बड़ी ज़्यादती है इंटरनेशनल लॉ की, और इसमें पूरी दुनिया समझती है कि इजराइल की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल एक रोग स्टेट बन गया है। ये वाकया जो हुआ है, ये दिस इज कंसिस्टेंट विद इजराइल्स बिहेवियर। सही सर, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया गया है, 20 निकात दिए गए हैं और एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि इतवार को शाम 6 बजे तक उसे कबूल किया जाना चाहिए, और हमास ने उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आपको क्या लगता है कि ये इसराइल की कामयाबी होगी या फिर हमास की कामयाबी होगी? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो इजराइल की कामयाबी है। उन्होंने इम्पोज किया है सोल्यूशन। हमास ने अभी तक नहीं माना कि हम हथियार छोड़ेंगे, पर अब वो हॉस्टेजेस जब वो वापस दे देंगे तो फिर हमास के पास कोई लेवरेज नहीं रहेगी, और मुझे तो शुबा है कि पहले कोई टेम्पररी सीज फायर करके हॉस्टेजेस वापस ले लेंगे, और उसके बाद में कोई ढंग ढूंढ कर फिर उन्होंने जारी करना है जो मारपीट कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है अमरीकी सदर का जो बयान है वो महज बयान तक ही महदूद रहेगा, और जब अपने मकासद अचीव हो जाएंगे तो इसराइल अपनी पुरानी रविश पर, वही बारबेरिक रवैये पर वापस आ जाएगा? मुझे शुबा यही है कि नेतन्याहू ने ये टेम्पररी सीज फायर मान करवा के हॉस्टेजेस वापस लेकर, और फिर हमास के पास कोई यानी कि नेगोशिएटिंग लेवरेज तो नहीं रहेगा, तो बाद में मुझे शुबा है कि वो वापस कोई ना कोई ढंग ढूंढ कर वापस उनकी जो मिलिट्री कैंपेन है उसको वापस जारी करें, क्योंकि विड्रॉल तो नहीं होगा इस वक्त। सीज फायर होगा, हॉस्टेज रिटर्न होगा, उसके बाद में मुज़ाकरात होंगे कि जी इजरायली विड्रॉल कैसे होगा। मेरे ख्याल में जब वो मौका आएगा, विड्रॉल का जो मसला जब खड़ा होगा, तो इजरायलियों ने कोई ना कोई शोशा उठाना है जिसकी वजह से फिर वो वापस अपनी जो जंग है वो वापस वो जारी करेंगे। काबिल एहतराम मुनीर अकरम साहब, 60,000 निहत्ते शहरी इसराइल गजा में शहीद कर चुका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंसानी हकूक की दर्स देने वाली ये जो आलमी ताकतें हैं, इसराइली मजालम पर आंखें क्यों बंद कर लेती है? कोई हमें अंदर की बात भी समझाएंगे? जी, ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो सब इजराइल के साथ अलाइन रहे हैं सालों साल, 80 साल हो गए हैं। इस वक्त इजराइल की तनाई है। वेस्टर्न ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को उन्होंने मान लिया है, पर जब तक कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका की भरपूर सपोर्ट है, तो इजराइल जो कुछ करना चाहता वो करेगा, क्योंकि उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है पूरे सलामती काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में। उनको जब तक कि अमेरिकन सपोर्ट है तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। सही, ठीक है सर। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ आप देखें कि अभी जो बात सामने आ रही है वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना भारत का दौरा स्केड्यूल कर रहे हैं।
तो आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं? साथ ही साथ ये बताएं कि तालिबान के साथ इतने सर्द हालात तो पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन अगर ये दौरा पहले भारत किया जाता है तो फिर क्या समझा जाए? ये वही होगा जो हामिद करज़ई या फिर अशरफ गनी का तर्ज अमल था? जी देखें, हिंदुस्तान की कोशिश तो हर वक्त रही है कि पाकिस्तान शुड फेस अ टू फ्रंट सिचुएशन। अब ईस्टर्न फ्रंट पे तो उनकी फौज वगैरह सब खड़ी हुई है, वेस्टर्न फ्रंट से दहशतगर्दी हमारे खिलाफ करवा रहे हैं वो। जो बलूचिस्तान में तो बहुत अरसे से उनका हाथ है दहशतगर्दी में। जो BLA है उनकी भरपूर हिंदुस्तानी सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, प्लानिंग सब कुछ वहाँ से होती है। तो हिंदुस्तान की यही कोशिश है कि अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये दौरा उस नज़र से हमने देखना है। ये टू फ्रंट सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि अब अफगानिस्तान में होने क्या लगा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, अफगानिस्तान में मेरे ख्याल में ये तालिबान की जो हुकूमत है वो अभी वो स्टेबलाइज हो गई है। वो समझते हैं कि अब हम जो खित्ते में जो ताकतें हैं उनके साथ हम डिप्लोमेसी चलाकर हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। और उसमें उनकी डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ भी जारी है, चीन के साथ भी जारी है, रूस के साथ भी जारी है, और अब हिंदुस्तान से भी उन्होंने ये रास्ता खोला है। तो अब हमने देखना है कि उनका रवैया किस तरह से होता है। अब तक तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर हमने सोचना हो। आपका मुनीर अकरम साहब के आपने तौर पर वक्त दिया, लेकिन बात वही है कि वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान में अभी तक कोई खुशी की खबर नहीं आ रही। इनफैक्ट जो खवारिज जिन्होंने फितना बर्पा किया हुआ है उसको टैकल किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान को देखना होगा कि उसे इस फ्रंट पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि भारत तो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और अपनी तैयारियाँ कर रहा है कि उसने पाकिस्तान को किस तरह से नीचा दिखाना है, खा आलमी मंजरनामा पर हो या फिर ज़ाती हैसियत में हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा ये कहने का दिल चाह रहा है तो कह ही लेते हैं, बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका इतलाक भारत की मौजूदा सूरत हाल पर होता है, जिन्हें 6 महीने बाद याद आया कि उन्होंने अपनी मस्क शुदा शक्ल को दोबारा बहाल करना है, क्योंकि जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के साथ करेंगे ऐसा होने नहीं वाला। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार खालिद चिश्ती साहब और हारिस नवाज साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ खालिद चिश्ती साहब आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि 6 माह का वक्त गुजर जाने के बाद इस किस्म के भौंडे बयानात, क्या ज़रूरत पेश आ रही है उनके चीफ्स को ये सब कहने की? मैं बड़ा बादब रहना चाहता हूँ। आपने तो बड़ा मुहावरा मुश्किल वाला बोला है जो बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उनको सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं दे पा रहे। वॉर ऑब्जेक्टिव्स में आई एम श्योर मुझे कहा जाए कि वॉर ऑब्जेक्टिव अगर हिंदुस्तान ने क्या किए होंगे तो मैं कहूँगा उन्होंने सब समझा होगा कि हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो तौबा कर लेंगे, आने वाली नस्लें याद रखेंगी हमारी कि उन्होंने हमें सबक सिखाया था। तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। सो कॉल्ड दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था, दुनिया अब हंस रही है, माना नहीं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद जब आपके वॉर ऑब्जेक्टिव में नाकामी होती है तो जाहिर है आपसे लोग सवाल करते हैं कि आप इतनी बड़ी फोर्स है, आपके पास 1000 से ज्यादा फाइटर जहाज है, तो वो क्या किया आपने? टेक होम उनके लिए किया, जिसको सिंपल लफ्जों में कहते हैं। मुनीज़, मैं आपके तवज्जो से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर फ्लीट या दुनिया की कोई भी दुनिया की एयरफोर्स इसलिए नहीं होती कि आप पहले हमलावर हों, फिर अपनी गलतियां करें और फिर उससे सबक सीखें, क्योंकि इनिशिएटिव उनके पास था। इनिशिएटिव किसको मैं कह रहा हूं? वक्त आपने चुनना है, क्योंकि हमलावर आप हो रहे हैं। हम तो डिफेंस में थे, हमारे पास तो ना वक्त की चॉइस थी, ना वेपन्स की चॉइस थी, ना इंटेंसिटी की हमारे पास चॉइस थी, ना हमारा टारगेट हमें क्लियर थे कि कहां हमला होगा। तो ये सारा कुछ हिंदुस्तान ने डिसाइड करना था, ये इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड करना था। वो डिसाइड कर पाए, उसकी एग्जीक्यूशन क्या हुई? जब कुछ नहीं मिला टेक होम कर, तो जाहिर है सवाल तो बनता है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब ने सारा डाटा बताया, और क्या कुछ बताया, जहाज़ों की नंबर बताए कि कितने थे, कहाँ कहाँ गिरे वो बताए, उनके कोऑर्डिनेट से लोकेशन बताई, पायलट्स की रेडियो कॉल सुना दी, रैकेज की वीडियोस चल गई पूरे सोशल मीडिया और आप जैसे सब ने दिखा दी। हिंदुस्तान की एक चीज भी आपको नजर आई है कहीं कि उनकी तरफ से भी ऐसी चीज कहीं से आई हो? नहीं आई है।
अच्छा, आखिरी बात इसके ऊपर मैं ये करूंगा कि 93 डेज गुजरे 9 सितंबर वाकई को इंडियन एयरफोर्स चीफ एक पब्लिक जगह पर जाकर कहते हैं कि 58 मिनट की तकरीर करते हैं, उसमें 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कह लें या प्रायोरिटाइजेशन का आलम ये है कि पहले 93 डेज गुरा दिए, फिर उस 28वें मिनट में जाकर आपको ख्याल आया कि हमने जहाज भी तो बताने थे कितने, और कोई जहाज ये नहीं बताया कौन से। हमने चंद जहाज मारे हैं, उसमें वाइट बॉडीज भी हैं, उसमें बड़ा जहाज भी हो सकता है, शायद छोटा भी हो उसके अंदर। इस तरह दुनिया नहीं मानती है। और फिर कई महीने और हफ्ते गुजर गए इस बात को, तो अब आकर उन्होंने कहा कि हमें, आखिरी बात यह है कि उन्होंने कहा हम जोग्राफिया ही बदल देंगे पाकिस्तान का। तारीख जोग्राफिया एक सब्जेक्ट पढ़ा था उर्दू में। तारीख जोग्राफिया का मतलब होता है कि उसके लिए तारीख पढ़ें ताकि जोग्राफिया समझ आ सके। शायद वो तारीख भुलाना चाहते हैं, मगर ये तारीख रकम हो चुकी है, ये किसी मैच में फतह से भी नहीं भुलाई जा सकती और उसका तासुर भी ज़ायल नहीं हो सकता। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, आप देखें ईस्टर्न फ्रंट हमारा हॉस्टाइल है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो अफगान वज़ीर ख़ारजा कहा यह जा रहा है कि भारत का दौरा करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए हॉस्टाइल रीजन जो था वो थोड़ा कम हो गया था, तो अब क्या एक बार फिर से वो हॉस्टाइल हो जाएगा अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रवाबित बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए? तो देखिए, ये मेरे ख्याल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके वज़ीर ख़ारजा एक दूसरे को मिलते रहते हैं। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज के इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आपस में कॉन्टेक्ट है, और क्योंकि हम सीपैक भी अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, काबुल लेके जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी उनमें सोच फर्क आई है, उन्होंने स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए। बट आई थिंक एक कमी जो हमारे में वो ये है कि ईरान इज़ अ मेजर स्टेक होल्डर इस सिलसिले के अंदर, बिकॉज वो नॉर्दर्न लॉन्च में बहुत इन्फ्लुएंस है। तो आई थिंक अगर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान बैठ के मुज़ाकरात करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और इसके पर्पसफुल होंगे। क्योंकि पहले ईरान थोड़ा सा खिंचा हुआ था, आपको पता है कि इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन ये जब ईरान इजराइल वॉर हो गया तो उसके बाद सारा पोल खुल के कि किस तरह मोसाद और रॉ ने आपस में मिल के ईरान के कमांडर्स को, ईरान के साइंटिस्ट को मरवाया है। उसके बाद से ईरान इनको बिल्कुल किक आउट कर दिया है और अब इंडिया इस रीजन में टोटल आइसोलेटेड हो गया है। ईरान से ताल्लुकात खत्म, बांग्लादेश से खत्म, पाकिस्तान से पहले खत्म है, चाइना से खत्म है, तो देन ये टोटल आउटर पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। इसलिए और फिर अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सुनना शुरू किया, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान ने डिलीवर किया है और दे रियलाइज कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहुत ही प्रोफेशनल, बैटल हार्डेंड है और पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है। और इंडिया ने अदरवाइज ये बता दिया कि हम बहुत ही गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, एक छोटे से स्टेट ड्रामे के बजाय के न्यूक्लियर मुल्क पर हमला कर देते। इससे उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो किसी काम के नहीं है। तो आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग। ये फॉरेन से आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा। ये इंडिया ने पता कितनी मिन्नतें की होंगी, बुलाया होगा, बट आई थिंक इससे कोई मेरे नहीं ख्याल की फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो बात हो रही है, जो जिंगोइस्टिक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये खालिद चिश्ती एक कमोडर बैठे, मुझे ये बताइए, कोई ये कह रहे हैं कि हम आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, तो आपने पहले जो अटैक किए कि आपने अंधों की तरह अटैक किया था? मैंने तो पहले अर्ज किया कि ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं कि वॉर स्ट्रैटेजी और सब कुछ तो बाद में आता है, पहले वॉर ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करने होते हैं। जब आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स ही फॉल्टी हो, आपकी फौज आपके साथ ना हो, आपने एयरफोर्स के वाइस चीफ को चंद दिन पहले सैक किया क्योंकि वो आपकी लॉजिक के साथ चलने को तैयार नहीं थे। कभी जंग से पहले भी आप कमांडर चेंज करते हैं, वो इटसेल्फ शो करता है कि आपका जो कॉज था वो फॉल्टी था। खालिद साहब, भट्ट साहब भी मौजूद हैं, लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बड़ा वाजे करके बता सकते हैं, भट्ट साहब, भारत को क्या समझ नहीं आई थी जब उसके तैयारे गिरा दिए थे और अब फिर वही स्टेटमेंट्स? इसका मतलब कि भारत अंधा भी था और ना समझ भी है। देखें मुनीज़े, मैं इसलिए खामोश हूँ कि मेरे सामने दो सूरज और एक चांद है, तो मैं क्या चिराग दिखा सकता हूँ इन काबिल और बड़े अफराद को। लेकिन बात सीधी सी है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, भारत की ज़बान चलती है और हमारा हाथ चलता है, फिर वो रोता है, और जब वो रोता है तो फिर दोबारा शरारत करता है, और दोबारा बंदर की सिफ्त है कि शरारत तो उसने करनी है, बात तो आना नहीं। भारत के पास गिद्दड़ बपकियों के अलावा कुछ नहीं रह गया हुआ, और अब पाक फौज समझ चुकी है। इवन के मैं समझता हूँ खालिद चिश्ती साहब अच्छी तरह जान चुके हैं कि भारत को अब एयरफोर्स को हैंडल किस तरह करना है। लिहाजा मैं खालिद चिश्ती साहब आप ही से पूछ लेता हूँ सीधा, 7 मई
7 भारतीय तैयारे। ये 7 भारतीय तैयारे मौजूदा सदी का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मार्का है। अगर ये मार्का इतना बड़ा है तो फिर इसको पूरी दुनिया, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, अब इसको स्टडी कर रही है। और वॉर कॉलेजेस जो है वो देख रहे हैं कि कहानी है क्या, हमारे साथ हुआ क्या, इसराइल भी परेशान है, भारत भी परेशान है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब उन्होंने कुछ तैयारी की होगी मार खाने के बाद कि हमें ये थप्पड़ लेफ्ट से पहले मारते और फिर राइट से मारते हैं। क्या पाक फजाइया के तरकश में अब भी मजीद तीर बाकी है और आप क्या भारतीय फजाइया को मजीद खुफिया सरप्राइज देने की पोजीशन में है, मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? जी भट्ट साहब, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो जंग की स्ट्रैटेजी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हैं कि आपने तैयारी करनी होती है। मैं क्योंकि फिजिकली देख कर आया था, इसी साइबर कमांड का मैं विजिट कर चुका था, मैं इंडस शील्ड एक्सरसाइज जो पिछले साल हुई थी उसमें मैं बुलाया गया था, तो मैंने वो तैयारी देखने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो ओवर 1 मिलियन चली गई। मैंने उसमें ये कहा था कि ये एयरफोर्स वो है जिसके साथ हिंदुस्तानी एयरफोर्स को इंगेज नहीं करना चाहिए। और मैंने ये कहा, मैं प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन एनालाइज करते हुए मैंने कहा था कि ये एयरफोर्स आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बात पूरी की। तो आपको मैं एक चीज यकीन दिलाता हूँ, मैंने साइबर वॉरियर से ये डिस्कस करते हुए कहा कि यार ये फलां जगह फलां वेपन जब आपने फलां जगह जैमिंग की थी उस मई के महीने में, तो बताते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा सर आप पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हैं, हम तो अगली जंग की तैयारी में लगे हुए। तो ये अगली जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बात। और दूसरी मैंने पूछा कि और कुछ है, उन्होंने कहा अभी तो कुछ दिखाया नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये उनका मान, उनकी एक्सपेक्टेशन जो अल्लाह से उन्होंने लगाई है वो पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिक्र ना करें, बहुत कुछ अभी है। आपने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो भी दूसरी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हारिस नवाज साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा होने के बाद क्या भारत जसारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने की? देखिए, पाकिस्तान और ये सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद इंडिया कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। इसलिए देखिए, सऊदी अरब की इकोनॉमिक पावर और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर, ये व्हेन दे जॉइन टुगेदर इट बिकम द फोर्स मल्टीप्लाई। और सेकंड, इसके बाद उनको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, जिसमें हमारी बर्री फौज, एयर फोर्स जो उन्होंने करे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो बड़ा लिहाज किया हमारी एयरफोर्स ने। आप ये देखें कि पहली लड़ाई से एक दिन पहले जब इन्होंने इवैल्यूएशन नहीं की थी, पाकिस्तान एयरफोर्स कुड शूट डाउन देयर 10 राफेल्स। इन पे बड़ा चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रहम खाया, यकीन करें कि हम प्रोवोकेशन ना करें और हम पहल ना करें। सेकंड, देखिए अभी चीफ ऑफ ये आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिबटल दिया है, ये जिन्होंने प्रोपेगेंडा थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने न्यू नॉर्मल अपना एस्टेब्लिश कर लिया है, एंड दैट इज वेरी स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन होगा जब अग्रेशन अगर आपकी तरफ से होगा। पूरी कौम, वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू गो इनटू डीप इन न्यू टेरिटरी, डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग पूरी कौम के साथ, और वो आपका हाल करेंगे जो यू विल रिमेंबर। डीजी आईएसपी ने बड़ी क्लियर एक बात की थी कि इस दफा ईस्ट में आपकी जो सारी कलकत्ता सेट में रिफाइनरीज है, इकोनॉमिक हब है, आपका तबाह करेंगे। और उस वक्त आपको समझ आएगी, बिकॉज आपका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल्स रेंज के अंदर है। और ये जो बात करते हैं ना न्यूक्लियर थ्रेट की, इन स्टूपिड्स को ये नहीं पता न्यूक्लियर करोगे तो इट्स ए म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी। और आईएसपीआर ने भी ये वाजे कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब और खालिद चिश्ती साहब और शहजाद भट्ट साहब के आपने वक्त दिया। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान अपना न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर चुका है, जिसमें कि स्विफ्ट रिस्पॉन्स होगा, डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन का मुजाहरा पूरी दुनिया देखेगी। और ये होने के बाद भारत इस बात की जसारत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी चुटकुला करने की कोशिश करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।